हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है चेतना पुंडीर और मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग मैकेनिज्म का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में बैंक्स कैसे वर्क करते हैं। उस वीडियो में हमने समझा था कि हमारे इंडिया में जो मेन बैंक है वो आरबीआई है और वही सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। और आरबीआई का ही काम होता है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को बैलेंस करके चलना। अब मैंने दो वर्ड्स का यूज किया, इन्फ्लेशन और ग्रोथ। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है, बहुत साधारण शब्दों में समझे तो हिंदी में इसे बोलते हैं महंगाई। लेकिन हम डायरेक्टली महंगाई के ऊपर नहीं जाएंगे। महंगाई का जो कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने से पहले हमें वो टूल्स समझने पड़ेंगे जिनका यूज आरबीआई करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई, और इन्फ्लेशन के और ग्रोथ के बीच में बैलेंस कैसे लेके आएगा, बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इसके लिए आरबीआई जो टूल्स यूज करता है उसके अंदर कुछ रेशियोज होते हैं और कुछ रेट्स होते हैं। रेशियोज जैसे कि सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मीनिंग है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सीआरआर का मीनिंग क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर का मीनिंग क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दो रेशियोज हैं। पहले हम रेशियोज समझ लेते हैं, सीआरआर और एसएलआर, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेट्स। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। जब हमने बैंक्स का कॉन्सेप्ट समझा था तो मैंने आपको ये बताया था कि बैंक्स कैसे वर्क करते हैं। सपोज बैंक्स में कंज्यूमर जाके अपनी सेविंग्स और अपना जो बचत का पैसा होता है वो कंज्यूमर जाके बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। किस फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं? सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, अगर कोई इंडिविजुअल है तो एफडी की फॉर्म में, और कोई भी फर्म है तो करेंट अकाउंट की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना पैसा बैंक्स में रखती है, सिक्योरिटीज की फॉर्म में और बॉन्ड्स की फॉर्म में और सेविंग अकाउंट की फॉर्म में और करेंट अकाउंट की फॉर्म में या फिर एफडी की फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट में कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल्स या फर्म्स और गवर्नमेंट जो है बैंक्स के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक्स के पास बहुत सारा कैश इकट्ठा हो जाता है, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं और इस डिपॉजिट को, इस कैश को बैंक यूज करते हैं आगे लोन देने के लिए इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को या फिर गवर्नमेंट को। तो बैंक्स का अपना जितना भी डिपॉजिट है जो उसे इन तीन फॉर्म्स में मिला है वो फर्दर इस डिपॉजिट का यूज करती है अपने खुद के एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए या फिर लोन देने के लिए इंडिविजुअल्स को या फिर फर्म्स को या फिर गवर्नमेंट को। अब सपोज बैंक्स के पास 100 करोड़ रुपीस का कैश बैलेंस इकट्ठा हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या ये पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपीस बैंक्स लोन दे सकता है आगे किसी को भी, इंडिविजुअल को या फर्म को या गवर्नमेंट को? क्या ये पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपीस का अमाउंट बैंक्स आगे लोन दे सकता है? देखिए ऐसा नहीं होता। बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, वो पूरा का पूरा अमाउंट वो टोटली आगे लोन्स के लिए डिसबर्स नहीं कर सकता है। उसके ऊपर कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो सारा का सारा पैसा आगे फर्दर लोन में दे देगा तो उसके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचेगा अपने पास में। तो इस 100 करोड़ रुपीस का एक फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स परसेंटेज बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई की वॉल्ट में। कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई की वॉल्ट में, यानी कि आरबीआई की तिजोरी में। आरबीआई कहता है कि ये 100 रुपीस आप आगे लोन में नहीं दे सकते, आपको इसका एक फिक्स परसेंटेज मेरे पास रखवाना पड़ेगा, उसे मैं अपनी तिजोरी में रखूंगा। ठीक है, तो इसका एक रेशो बता देता है आरबीआई बैंक्स को कि इस रेशो में आप मुझे पैसा अपने रिजर्व में से लाके मेरे पास जमा करवा दीजिए, आप उसे लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई कहता है आप 4% कैश मेरी तिजोरी में रखवा दीजिए।
ठीक है, तो 100 करोड़ रुपीस का 4% कितना हुआ? 4 करोड़। ये है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो उसे आरबीआई के वॉल्ट में रखवाना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और जिस पैसे को वो आगे लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकता, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये 3 से 4, 4 से 4.5% के बीच में रहता है। अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एनडीटीएल के ऊपर। ठीक है, अब ये एनडीटीएल क्या चीज है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। मतलब दो तरह की फॉर्म में बैंक के पास पैसा आता है। जब पब्लिक डिमांड करेगी अपना पैसा, तो ऑन डिमांड बैंक को उसको पैसा देना पड़ेगा। आपने सेविंग अकाउंट खोला बैंक के अंदर, आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आप बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे मेरे सेविंग अकाउंट में से जो 50,000 रुपए मैंने आपके पास डिपॉजिट करवा रखे हैं, मेरे सेविंग अकाउंट में से आप मुझे उसमें से 20,000 रुपीज दे दीजिए, मुझे जरूरत है, मुझे कुछ खर्चा करना है। तो वो कैसी लाइबिलिटी है बैंक की? वो डिमांड लाइबिलिटी है। यानी ऑन डिमांड कोई कस्टमर उसके पास आ जाता है अपना पैसा निकालने के लिए, तो बैंक को उसे वो पैसा देना पड़ेगा, बैंक उसे मना नहीं कर सकता। टाइम लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो टाइम बाउंड होती है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, आपने एफडी कराई बैंक में जाके 2 लाख रुपए की 10 साल के लिए, तो आप 10 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते। 10 साल के लिए वो 2 लाख रुपए बैंक के हो गए, और आपको 10 साल तक क्या मिलता रहेगा? ब्याज मिलता रहेगा। जो पैसा आपने बैंक में एफडी के फॉर्म में डाला, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपकी एफडी में ऐड होता रहेगा, और एक सर्टेन अमाउंट ऐड होके 10 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा। तो ये टाइम बाउंड लाइबिलिटी हो गई। तो बैंक्स के पास जो पैसा होता है कस्टमर्स का या गवर्नमेंट का या फर्म्स का, वो दो तरह की लाइबिलिटी होती है। एक तो होती है डिमांड लाइबिलिटी, एक होती है टाइम लाइबिलिटी। इसको हम बोलते हैं एनडीटीएल, यानी कि जब पैसा ऑन डिमांड कभी भी बैंक को देना पड़ सकता है, वो डिमांड लाइबिलिटी है। और जब पैसा एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास ही रहता है, उस टाइम से पैसे पहले बैंक को पैसा लौटाने की लाइबिलिटी नहीं है, वो होती है टाइम लाइबिलिटी। ये टोटल रिजर्व्स हैं बैंक की। इस एनडीटीएल का एक फिक्स्ड परसेंटेज जब बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास रखवाना पड़ता है, एज कैश रिजर्व बैंक की तिजोरी में जमा करना पड़ता है, और बैंक इस पैसे को आगे लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आई होप आपको कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बाद एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को समझ लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, देखिए इसका रिलेशन भी बैंक की लिक्विडिटी से ही है। जैसे हमने कैश रिजर्व रेशियो के बारे में समझा था कि बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई की तिजोरी में एज कैश जमा करवाना पड़ता है, और बैंक उसको लोन देने के लिए आगे यूज नहीं कर सकता, वो तो होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये है कि अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज, सपोज 18.5%, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज लिक्विड एसेट्स। बैंक को खुद अपने पास रखना है एज लिक्विड एसेट्स, एंड बैंक कैन नॉट यूज दिस अमाउंट टू गिव अवे एज लोन। ठीक है, अब हमारा टोटल 100 करोड़ का था, तो 100 करोड़ के डिपॉजिट में से हमने 4% तो बैंक को दे दिया, कितना? 4 करोड़। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं 18.5%, तो 100 करोड़ का 18.5% कितना हुआ? 18.5 करोड़ रुपीस। ये बैंक्स रखेंगे अपने खुद के पास, और इसको खर्च नहीं करेंगे, इसको आगे लोन नहीं देंगे। अपने पास किस फॉर्म में रखेंगे? अपने पास रखेंगे कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। इस फॉर्म में रखने का फायदा ये है कि ये जो गोल्ड है और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर बैंक के पास कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बैंक को एकदम से कैश की जरूरत पड़ती है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने इस वाले रिजर्व का यूज करेगा,
जो उसने अपने पास एसएलआर की फॉर्म में रखा हुआ था 18.5 करोड़ रुपए। इस इमरजेंसी, एक तरह से इसको इमरजेंसी फंड मान लीजिए। ये बैंक कुछ एक हिस्सा तो रख दिया आरबीआई के पास सीआरआर की फॉर्म में, ये वाला हिस्सा बैंक रखेगा अपने पास। इसको बैंक लोन के तौर पे यूज नहीं कर सकता, आगे किसी को इंटरेस्ट पे लोन नहीं दे सकता। ये उसको अपने लिए एक रिजर्व फंड बना के रखना है, कैश की फॉर्म में रखना है, गोल्ड की फॉर्म में रखना है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना है। और इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें देखिए ये जो लिक्विडिटी वर्ड है, इसका मतलब यह है कि बैंक को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है अपने पास। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है कि बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करनी है आरबीआई के पास। ठीक है, ये वाला कैश बैंक को मेंटेन करना है आरबीआई के पास, ये वाला रिजर्व बैंक को मेंटेन करना है अपने पास, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने के चांसेस हो तो बैंक को किसी के पास ना जाना पड़े, और बैंक इस वाले फंड को यूज कर सकता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये हमारे दो ऐसे रेशियोज हैं जो लिक्विडिटी मेंटेन करने का जिनका मोटिव होता है, और बैंक कभी भी इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो जाए बैंक, इसलिए हम इन रेशियोज का यूज करते हैं। ओके, हाँ जी। तो सीआरआर और एसएलआर समझ में आ गया होगा, आई होप इट्स क्लियर। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब दो तो हमने रेशियोज पढ़ लिए, अब हमारी बारी आती है रेट्स पढ़ने के लिए। तो जो टूल्स हमने देखा था कि टूल्स क्या क्या यूज करता है आरबीआई टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेट्स। अब हमारे रेट, जो इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेपो रेट, और एक होता है जी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब ये क्या है? अब सब कुछ आरबीआई से कनेक्टेड है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर आरबीआई से कनेक्टेड है। अब क्या दिक्कत आती है, कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई के अंडर जितने भी बैंक हैं, चाहे वो कोई बैंक हो, पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, बैंक के अपने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। बैंक लोन देता है, इंटरेस्ट अर्न करता है गवर्नमेंट से, लेकिन कई बार बैंक के अपने खर्चे भी इतने होते हैं कि बैंक के पास जो अपने खुद की लिक्विडिटी होती है वो भी कम पड़ जाती है, और बैंक को कुछ एक्सपेंसेस के लिए एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा अपने कंट्रोलर के पास, अपने आका के पास जाएगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई से कहेगा कि जी हमारे पास खर्चों के लिए कमी पड़ रही है और हमें कुछ एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है, तो आप हमें कुछ लैंड कर दीजिए, कुछ पैसा उधार दे दीजिए। तो बैंक जब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई उसको ऐसे ही थोड़ी ना पैसा उधार दे देगा। आरबीआई, जब बैंक आगे किसी को पैसा उधार देते हैं तो बैंक को उसके बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरीके से जब बैंक जाता है आरबीआई के पास टू लैंड सम मनी, ठीक है, बैंक गया आरबीआई के पास कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, तो आरबीआई बैंक से क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कि मुझे सपोज बैंक गया आरबीआई के पास, मुझे 50 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, तो आरबीआई उसकी मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा? आरबीआई का काम ही यही है। तो आरबीआई उसे लैंड करेगा पैसा, ठीक है, आपको जरूरत है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन उसके बदले में आरबीआई बैंक से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। आरबीआई बैंक से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, कि आप मुझे इस 50 करोड़ रुपए पे 3% का इंटरेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है रेपो रेट। रेपो रेट यानी कि वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसा देते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बैंक्स को जरूरत के टाइम पे जब फंड्स की जरूरत पड़ती है तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई उसकी मदद करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन बदले में उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वही इंटरेस्ट कहलाता है रेपो रेट। This is the rate at which RBI charges interest when it lends money to the banks. Okay. अब कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ जाए। ये सिचुएशन तो किसी के साथ भी आ सकती है। अब आरबीआई के पास तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं, उसको तो कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, उसको तो गवर्नमेंट की भी मदद करनी है जरूरत के टाइम पे, ठीक है। कोई वार वॉर की सिचुएशन हो गई तो उसे तो डिफेंस के लिए भी पैसा देना है भाई, उसे तो बहुत सारे काम करने हैं। तो कई बार आरबीआई को भी तो जरूरत पड़ सकती है। तो जब आरबीआई को जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई भी वही करेगा जो बैंक ने किया था।
जरूरत के टाइम पे। तो आरबीआई किसके पास जाएगा? आरबीआई जाएगा बैंक के पास, जो भी बैंक्स हैं उसके अंडर में, थोड़ा थोड़ा सबसे लेगा। तो आरबीआई जब बैंक्स के पास जाएगा तो बैंक कहेंगे यस वी आर रेडी टू हेल्प यू, वी कैन लेंड यू मनी। सो जब बैंक्स आरबीआई की मदद करते हैं और आरबीआई को पैसा लेंड करते हैं, लोन देते हैं, तो जैसे आरबीआई ने इंटरेस्ट चार्ज किया था वैसे ही ये बैंक भी आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उल्टा हो रहा है यहाँ पे बैंक मदद कर रहा है आरबीआई की। तो जब बैंक मदद करेगा आरबीआई की और आरबीआई को पैसा देगा तो उस पैसे पे बैंक आरबीआई से इंटरेस्ट लेगा। तो ये क्या है? जब बैंक ने आरबीआई से इंटरेस्ट लिया, पैसे देने के साथ साथ उसकी मदद की और उससे इंटरेस्ट लिया, तो वो क्या चीज है? वो है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट कौन सा है? जब आरबीआई ने बैंक की मदद की, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट लिया। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंक ने आरबीआई की मदद की और उससे इंटरेस्ट लिया। तो ये लेन देन, ये गिव एंड टेक वाला जो है सिचुएशन चलती रहती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग है, समझ में आ गया? ये है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। हमने कहां से स्टार्टिंग की थी? हमने स्टार्टिंग की थी बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इन दो वर्ड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब ये इन्फ्लेशन क्या है, ग्रोथ क्या है? मैंने आपको टॉपिक की स्टार्टिंग में बता दिया था कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई से क्या मतलब है? महंगाई से मतलब है व्हेन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the economy keep rising during a period of time। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पीरियड ऑफ टाइम। और ये कौन से प्राइस हैं? जनरल प्राइजेस, ठीक है। इकोनॉमी में जो जनरल हमारी रोजमर्रा की जो चीजें यूज होती हैं, गुड्स और सर्विसेज, जो डेली यूज में हमारा ज्यादा काम आती हैं, खाने पीने की चीजें, सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस हो गई या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई या रेलवे सर्विस हो गई। गुड्स में जो हमारे डेली में यूज होने वाले जो जनरल बेसिक नीड्स के जो गुड्स होते हैं, जब उनका जनरल प्राइस लेवल एक पीरियड ऑफ टाइम पे लगातार बढ़ता रहे, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, जब डेली यूज की गुड्स और सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब कुछ टाइम तक लगातार बढ़ता रहे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। दाल, आटा, चावल, नमक, सब्जी, भाजी, फल, फ्रूट, ठीक है, ये हमारे रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें हैं और इनका एक जनरल प्राइस लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 से सीधा 100 हो जाएगा या 20 से सीधा 120 हो जाएगा, 20 से 25, ठीक है, 20 से 30 के बीच में चलता है। लेकिन जब वो लगातार हो, लगातार रेट बढ़ते चले जाएं चीजों के और उन रेट पे कोई लगाम ना रहे, उन रेट्स पे कोई कंट्रोल ना रहे, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ये सोचिए इस इन्फ्लेशन के कितने नुकसान हैं। इन्फ्लेशन के नुकसान का सबसे पहला तो यही नुकसान है कि जो परचेजिंग पावर है, हमारे पास जो रुपया है, 10 रुपए में जो चीज पहले आती थी वो अब नहीं आएगी। 10 रुपए में अगर कोई चीज 1 किलो आती थी, वही चीज अब 10 रुपए में आधा किलो आ रही है, ठीक है। तो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो घट गई। उतने ही पैसों में हम पहले ज्यादा सामान खरीद सकते थे, उतने ही पैसों में हम उतना सामान अब नहीं खरीद सकते। तो ये है इन्फ्लेशन का नुकसान। और ये ग्रास रूट लेवल से नीचे से शुरू होते होते ऊपर तक जाता है। पहले एक चीज महंगी होती है, उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज महंगी होती है और फिर इस तरह से धीरे धीरे उससे इंटरलिंक्ड जितनी भी सामान है या सर्विसेज हैं। सपोज कीजिए, जैसे मैंने सर्विसेज के बारे में आपको एग्जांपल दिया था, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर डीजल के और पेट्रोल के रेट्स लगातार बढ़ते चले जाएं, थोड़ा बहुत बढ़ा, एक बार बढ़ा, साल 6 महीने उतना ही रहा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर लगातार रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कंटिन्यूअसली
ग्रो इन द इकोनॉमी, तो उसका असर किस किस चीज पे पड़ेगा? उसका असर देखिए, सब्जियां, दालें, सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट सर्विस के थ्रू ही कैरी होता है। हम तक सामान कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू ही पहुंचता है। अगर डीजल के और पेट्रोल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे तो उसका सबसे जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज होके आपके घर तक जो भी सामान पहुंच रहा है वो उन सारा सामान की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब उस सामान का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो सामान आगे जिन जिन चीजों को प्रोड्यूस करने में यूज होती हैं एज इंटरमीडिएट गुड्स, उन चीजों का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज का रेट इंक्रीज होने का इम्पैक्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। महंगाई बढ़ जाती है, पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और लोगों के पास जो मनी की वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन। ऐसी इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इन्फ्लेशन का सीधा सीधा असर किस पे पड़ा? ग्रोथ पे पड़ा। ठीक है, इसीलिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ इंटरलिंक्ड है। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ग्रोथ घटेगी, जब जब महंगाई बढ़ेगी ग्रोथ घटेगी। अब यहाँ पर आरबीआई का रोल आ जाता है। आरबीआई का रोल आ जाता है। आरबीआई का काम क्या है? हमने बहुत सारे फंक्शन से स्टडी किए थे आरबीआई के। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई का काम होता है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, टू मेंटेन द प्राइसेस एट ए स्टेबलाइज लेवल। प्राइसेस को स्टेबलाइज रखना यानी कि महंगाई को काबू में रखना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। अब आरबीआई कैसे करेगी इस काम को? इस फंक्शन को आरबीआई कैसे परफॉर्म करेगी? ठीक है, आरबीआई कैसे परफॉर्म करेगी? जो अभी हमने टूल्स पढ़े, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, इन टूल्स की मदद से आरबीआई इस काम को करेगी, बैलेंस बनाएगी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, इन टूल्स की मदद से। इसीलिए हमने ये टूल्स पढ़े थे। इसको समझने से पहले इसीलिए हमने वो टूल्स पढ़े थे। हमने क्या टूल्स पढ़े थे? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये टूल्स हमने इसीलिए पहले पढ़े थे क्योंकि इन्हीं टूल्स की मदद से आरबीआई मेंटेन करती है बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ये क्या है? ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। ये क्या हैं? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। The tools which the RBI uses to maintain a balance between inflation and growth and to stabilize the prices and to stabilize price level in the economy. These are cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate and reserve repo rate. अब आप ये समझिए कैसे कैसे इससे क्या फायदा? अगर मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई बढ़ा देता है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? उससे कैसे महंगाई कंट्रोल होगी? उससे महंगाई ऐसे कंट्रोल होगी भाई कि मान लीजिए पहले कैश रिजर्व रेशियो 3% था और अब आरबीआई ने उसको बढ़ा के कर दिया 3 से 4% कर दिया। 1% का फर्क बढ़ गया, 1% का फर्क पड़ गया। तो अब जो कैश बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा रिजर्व में, वो उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा। पहले रखने पड़ते थे मान लीजिए 100 करोड़ में से 4 करोड़, 100 करोड़ में से 3 करोड़ रखने पड़ते थे। अब आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, अब रखने पड़ेंगे 4 करोड़। तो इसके पास 3 करोड़ रखने के बाद कितने बचते थे? 97 करोड़। अब कितने बचेंगे? 96 करोड़। बैंक के पास जो पैसा बचा वो कम है। कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने की वजह से बैंक के पास जो अपना खुद का पैसा बचा वो कम है। इसको बढ़ाया, ये पैसा कम हो गया। अब जब ये पैसा कम हो गया तो बैंक आगे जो लोन देगा वो भी कम हो जाएगा। बैंक की आगे जो लोन देने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। जब बैंक की आगे लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो बैंक क्या करेगा? उस लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो लोन लेने वाले कम लोन लेंगे। ठीक है, लोन लेने वाले
कम लोन लेंगे तो लोन देने की कैपेसिटी बैंक्स की घट गई, लोन देने की कैपेसिटी घट गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो लोन कंट्री में वो दे रहे हैं लोगों को वो घट जाएगा, और जब लोन घट जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर घट जाएगी, परचेजिंग पावर घट जाएगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, और कम डिमांड करेंगे तो प्राइस डाउन जाएगा। ठीक है, कम डिमांड करेंगे तो लोगों के जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाएगा गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी में। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक बैलेंस बनाता है इन्फ्लेशन के और ग्रोथ के बीच में। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज रेपो रेट है, रेपो रेट भी बैंक ने बढ़ा दिया, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ाने का असर कैसे पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर रेपो रेट बढ़ाने का असर कैसे पड़ेगा, जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स की द कैपेसिटी टू गिव लोन्स विल गो डाउन, बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स कम हो गए, रेपो रेट बढ़ाने से बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स कम हो गए, लोनेबल फंड्स कम होने का मतलब इंटरेस्ट विल गो, इंटरेस्ट विल गो हायर, interest will rise, interest will rise, so low purchasing power, यानी कि मनी में जो लिक्विड जो मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी के अंदर, जो लिक्विडिटी का फ्लो है, इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोगों के पास जो पैसा खर्च करने की जो कैपेसिटी है लोगों की वो इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से वो घट गई, लो परचेजिंग पावर। ठीक है, लो परचेजिंग पावर मीन्स लो डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आरबीआई जो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं क्या समझा रही थी कि जब सपोज रेपो रेट बढ़ जाता है तो रेपो रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, लोनेबल फंड्स जो बैंक्स के पास अवेलेबल हैं वो कम हो जाएंगे, लोनेबल फंड्स जब कम हो जाएंगे तो बैंक कम लोन देगा, कम लोन नहीं देगा, जितना भी लोन देगा उसका इंटरेस्ट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगी तो लोग अपने आप ही कम डिमांड करेंगे, बाजार में खर्चा करने के लिए कम निकलेंगे, गुड्स कम खरीदेंगे, सर्विसेज पे कम स्पेंड करेंगे, तो लो डिमांड हो जाएगी और इससे क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो अपने आप महंगाई काबू में आ जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन स्टेबलाइज होगा, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से ये सारे जो टूल्स हैं ये आरबीआई यूज करता है, CRR SLR रेपो रेट आरबीआई यूज करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ये था, आई होप ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ को समझने के लिए हमें पहले टूल्स समझने जरूरी है, और टूल समझने से पहले हमें आरबीआई की और बैंक्स की जो वर्किंग होती है उसको समझना जरूरी है, उनके बीच के जो रिलेशन, लेन देन का रिलेशन होता है उसको समझना जरूरी है। तो ये रेशियोज और ये इन्फ्लेशन का टॉपिक आई होप इट वुड हैव बीन क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बाकी के फंक्शंस, और हम डिस्कस करेंगे द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो please like and subscribe to my channel. My name is Chetna Pundir and my channel name is Economy. Thank you.